प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं पदार्थ में विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में कि किस प्रकार से हम ध्रुवीय अध्रुवीय अणुओं की बात करते हैं, प्रेरित द्विध्रुवों को डिफाइन करते हैं, परावैद्युत को समझते हैं, ध्रुवण विद्युत प्रवृत्ति और परमाणु ध्रुवणता को हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। हमने परमाणु की संरचना में देखा है कि नाभिक है जिस पर कि धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है उनके मध्य कुछ ना थोड़ी बहुत डिस्टेंस होती है और अगर हम ये मान लें कि ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है और इस द्विध्रुव के कारण, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा है वो निरंतर बदलेगी और इस निरंतर बदलने की वजह से विकिरणों की उत्पत्ति होनी चाहिए, रेडिएशंस उसमें से निकल के आने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं पाया गया। इसलिए ये माना गया कि इसका मतलब जो नाभिक है उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर न लगाकर एक परिकल्पना दी गई कि वो एक क्लाउड के रूप में है जिसका घनत्व जो है वो दूरी के साथ साथ क्या हो जाता है, नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उसके साथ कम हो जाता है। तो ऐसा माना गया कि इस क्लाउड का जो सेंटर है वो भी कहाँ है, आपके पास नाभिक पर ही है और नाभिक का भी धनावेश का केंद्र खुद ही है। तो अगर दोनों के केंद्र संपाती हो जाते हैं, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अगर संपाती हो जाता है तो जो अणु या परमाणु है वो कैसा हो जाता है, अध्रुवी हो जाता है। लेकिन अगर परमाणु में धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण का केंद्र है एक बिंदु पर संपाती नहीं है, यानी कि पॉजिटिव का सेंटर अगर यहाँ है और नेगेटिव का सेंटर यहाँ है, दोनों एक ही बिंदु पर नहीं है, दोनों के मध्य कुछ डिस्टेंस है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है। और इस द्विध्रुव के कारण ही इसमें जो अणु या परमाणु है उसमें क्या आ जाते हैं, विद्युतीय गुण आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिया है ध्रुवीय अणु, तो ये माना कि इन दोनों के सेंटर क्या है, एक दूसरे पर संपाती नहीं है, उनके मध्य दूरी है, द्विध्रुव आघूर्ण उसमें पैदा हो गया है। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिया है H2O का अणु, तो H दोनों आयन और O के मध्य हम देखते हैं कि इसकी संरचना में 105 डिग्री का कोण होता है। तो एक तरह से दो द्विध्रुव यहाँ बन रहे हैं और उनके कारण जो द्विध्रुव का रिजल्टेंट है वही इसका क्या होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और इसी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ही ऐसा माना जाता है कि पानी में किसके गुण आ जाते हैं, विलायक के गुण। विलायक के गुण मतलब ये हर चीज़ अपने आप में क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। पानी में अगर आप चीनी घोलो घुल जाएगी, उसमें घोल लेता है ये अपने आप में। इसी तरह आप चीनी घोलो, नमक घोलो, और भी बहुत सी चीज़ें ये अपने आप में क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। यानी कि पानी में किसके गुण आ जाते हैं, विलायक के गुण आ जाते हैं। और ऐसा माना गया है कि इसका रीज़न क्या है, पानी का द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर HCl का अणु का भी दिखाया गया है कि कुछ समय जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर समय किसके पास रहता है, क्लोरीन अणु के पास रहता है। इस वजह से क्लोरीन के एटम के पास रहता है, इसलिए क्लोरीन पर क्या आ जाता है, ऋणावेश, और हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से धनावेश आता है। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण की उत्पत्ति यहाँ भी होती है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अगर हम किसी पदार्थ की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसे ध्रुवीय अणु हैं, तो उन सभी ध्रुवीय अणुओं की जो डायरेक्शंस हैं, द्विध्रुव आघूर्णों की जो डायरेक्शंस हैं वो रैंडम होती हैं। और जब हम इसलिए जब कोई बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया जाता है तब इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो साधारणतः क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जैसे इस पे विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है इनका संरेखण हो जाता है द्विध्रुव आघूर्णों की दिशाओं का, और संरेखण होने की वजह से इसमें अत्यधिक विद्युत प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। अब अध्रुवीय अणु, जैसे हम पहले बता चुके हैं, वो अणु है जिसपे ऋणावेश और धनावेश का वितरण कण एक ही बिंदु पर होता है और ऐसे अणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो जैसे कि क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है आदि। अब हम देखते हैं कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्यों है। तो कुछ अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हमारे पास ऐसे हैं कि जिनमें द्विध्रुव तो नहीं बने, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है उनमें, लेकिन हमने क्या किया, जब उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है तो ये इनके अणु क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। और ध्रुवित होने की वजह से इनके मध्य आवेश जो वितरण है उसका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र विस्थापित हो जाता है। और विस्थापित हो जाने की वजह से किसका निर्माण हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण हो जाता है। और ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या कहलाता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी कि एक तरह से जो एटम है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। और इस पोलराइजेशन के कारण अगर हम पूरे पदार्थ को देखें तो उस पूरे पदार्थ को देखने पर हम पाते हैं कि जैसे ये इसका एक एटम है, ये
नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर यहाँ अलग अलग सभी में मैंने दिखाए हैं। तो जब हम इस पूरे पदार्थ को देखते हैं तो जो पदार्थ के अंदर है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे को मिलकर क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्योंकि विस्थापित हो गए तो पॉजिटिव आवेश और ऋणावेश जो क्या है एक दूसरे को क्या कर देते हैं, जो निकट स्थित अणु हैं उनके पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश एक दूसरे को मिलकर क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो इसलिए केवल आवेश कहाँ रह जाता है, पृष्ठ पर रह जाता है। तो नेगेटिव जहाँ हमने विद्युत क्षेत्र जो लगाते हैं तो हमें अच्छे से मालूम है कि एक प्लेट को हम पॉजिटिव बनाते हैं, एक प्लेट को नेगेटिव बनाते हैं। तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा हमने E0 से दिखाई है। लेकिन जब पोलराइजेशन इसके अंदर रखे पदार्थ का होता है तो जो ऋणात्मक वाली परत है, क्योंकि अंदर का तो शून्य हो गया, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को, नेगेटिव ने पॉजिटिव को, सबको मिलकर आपस में क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और इस वजह से केवल जो आवेश बचा वो बचा पृष्ठ पर। तो ऋणावेशित प्लेट की साइड कौन सा आवेश बच जाता है, धनावेश, और धनावेशित साइड प्लेट की तरफ क्या बच जाता है, ऋणावेश। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व अंदर एक इस पदार्थ को रखने से क्रिएट हो गया और एक विद्युत क्षेत्र बना इसमें भी, पराविद्युत पदार्थ में भी, जिसकी दिशा क्या है, जिसको हम EP से दिखा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इसकी जो दिशा है वो क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो इस प्रकार बाह्य क्षेत्र के कारण जो आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ वो क्या कहलाता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं को में हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा के ध्रुवण पैदा कर सकते हैं, और ध्रुवण पैदा करने का मतलब हर एटम ध्रुवित हो गया तो पूरा पदार्थ कैसा हो गया, पोलराइज हो गया, ध्रुवित हो गया है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और अगर वो ध्रुवित पदार्थ हैं तो पहले से ही तो उनका ध्रुवों का क्या हो जाता है, संरेखण हो जाता है, और इसमें हमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण देखने को मिलता है। तो ऐसे कुचालक पदार्थ जिनमें हमें विद्युतीय गुण देखने को मिलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण हो जाने के कारण, बाह्य क्षेत्र लगाने पर द्विध्रुव आघूर्ण मुझे देखने को मिलते हैं, तो उसके कारण उसमें विद्युतीय गुण भी आते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे परावैद्युत पदार्थों की जो परावैद्युतांक है उसके द्वारा उसकी विद्युत प्रकृति को दर्शाया जाता है। और परावैद्युतांक को कैसे लिखा जाता है, एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, पदार्थ की खुद की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन 0 है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ये एक रेशो हो गया एक तरह से, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 एक रेशो है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। और इसे एक और नाम दिया जाता है विशिष्ट प्रेरक धारिता। और साधारणतः हम इस एप्सिलॉन आर को किस नाम से जानते हैं, परावैद्युतांक से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं ध्रुवण और विद्युत प्रवृत्ति। तो हमने ये देखा जो परावैद्युत पदार्थ है वो ध्रुवित हो गया है, और ध्रुवित हो गया है तो उसमें द्विध्रुव बन गए हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण भी वहाँ होगा। तो जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उसमें हमने उत्पन्न किया बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से, उसका मान जो प्रति एकांक आयतन है वो क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो इसको निकालने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, P है, और पदार्थ में जो कुल अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन है वो अगर n है, तो जो कुल पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन हो जाएगा पूरे पदार्थ के लिए, उसका मान हो जाएगा पोलराइजेशन, उसको ध्रुवण हम कहते हैं, उसको P से निरूपित करते हैं। और किस प्रकार दिया जाएगा, n इंटू P से, यानी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कुल कितना है पदार्थ में, डिवाइडेड बाय आयतन। तो ये है ध्रुवण की डेफिनेशन कि प्रति एकांक आयतन के लिए जो पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण है कुल, वो क्या कहलाता है, उसका पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। अब ये बात हमें मालूम है कि आपके पास जो अगर समदैशिक माध्यम है मेरे पास, जिसमें कि विद्युतीय गुण सब दिशाओं में समान होते हैं, तो ऐसे विद्युतीय गुण कहें या हम ये यहाँ हम चूँकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। अन्यथा समदैशिक वो माध्यम है जिसमें कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर दिशा में समान होती हैं। तो ऐसे समदैशिक माध्यम के लिए अगर मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है और उसको पोलराइज किया है, तो जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो मुझे मालूम है अप्लाइड फील्ड के समानुपाती होता है। यानी जो पोलराइजेशन है डेट इज ध्रुवण जो है डेट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, लगाए गए बाह्य क्षेत्र के समानुपाती होगा ध्रुवण। और जब इस समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लिखते हैं काई E एप्सिलॉन 0। तो यानी पोलराइजेशन का मान लिखा जाता है काई E
एप्सिलॉन 0 ई, जहाँ ये काई ई क्या कहलाती है, विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। यानी ये एक वो गुण है जो बताता है कि किसी पदार्थ की विद्युत प्रकृति कैसी है, और ये कैसी होती है, एक शुद्ध धनात्मक संख्या होती है। अब यहाँ हम एक टुकड़ा मैंने यहाँ लिया है परावैद्युत पदार्थ का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए मान लिया है, और जिसकी मोटाई कितनी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, आपके पास ए है, और मोटाई मैंने कितनी मानी है, टी मानी है। तो इसके लिए मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अगर ध्रुवण का मान निकालती हूँ तो वो किस वैल्यू के बराबर आता है। तो अब यहाँ पर हमने एक विद्युत क्षेत्र ई लगाकर इसका ध्रुवण किया है। इस ध्रुवण का मान क्या है, पी है। तो पट्टी का जो आयतन है, इस जो पट्टी जो मैंने ली है, ये जो ब्लॉक मैंने लिया है, इसका आयतन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू मोटाई यानी टी इंटू ए, और जो इस पट्टी का द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, पी इंटू टी इंटू ए। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन है द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, क्योंकि हमने अभी अभी डिफाइन किया था कि ध्रुवण मेरे पास क्या है कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण डिवाइडेड बाय आयतन। तो अगर मुझे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पट्टी का चाहिए तो मैं पी को किससे गुणा कर दूंगी, आयतन से। तो इसलिए यहाँ मैंने पी को जब आयतन से गुणा किया तो ये हो गया पी इंटू टी इंटू ए, ये आ जाएगा पट्टी का कुल द्विध्रुव आघूर्ण, किसकी डेफिनेशन के अनुसार, ध्रुवण की डेफिनेशन के अनुसार। अब मैं एक और तरीका भी देख सकती हूँ कि द्विध्रुव आघूर्ण को मैं एक और तरीके से भी निकाल सकती हूँ कि जब मैंने इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है तो इस पर जो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका मान कितना है, सिग्मा पी। सिग्मा पी का मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रही हूँ तो आवेश बटे क्षेत्रफल है। तो इसलिए आवेश का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा पी इंटू ए, और जो इसको मैं दूरी से अगर कर दो गुणा तो क्यू इंटू डी मेरे पास क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये एक और तरीका है मेरे को बताने का कि इस जो पट्टी है इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो चाहे मैं एक तरीके से निकालूं चाहे मैं दूसरे से निकालूं, दोनों ही मुझे क्या दे रहे हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर कितना द्विध्रुव आघूर्ण इस पट्टी में प्रेरित हुआ है। तो ये दोनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और इन दोनों को मैंने यहाँ क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और बराबर करने से मुझे क्या मिल जाता है कि सिग्मा पी इंटू पी इज इक्वल टू पी। सिग्मा पी इज इक्वल टू पी का मतलब क्या हुआ कि जो ध्रुवित पदार्थ है उसका प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व उसके ध्रुवण के बराबर होता है। तो हम ध्रुवण को और एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, किसके बराबर, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर भी हम लिख सकते हैं। अब अगली डेफिनेशन हम दे रहे हैं प्रमाणीय ध्रुवणता की, और ये हमने देखा है कि जो एक एटम की में, क्योंकि हमने पदार्थ पे जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो पूरे पदार्थ का ध्रुवण हो रहा है, और पूरे पदार्थ के ध्रुवण होने में किसका हाथ है, उसके एटम्स का हाथ है, उसके परमाणुओं का हाथ है। तो हर एक परमाणु में क्या क्रिएट हो गया है, एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया है। तो हर एक एटम का जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी किसके समानुपाती होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। यानी एक एटम की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, एक परमाणु की बात कर रही हूँ, तो एक परमाणु का जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके समानुपाती है, लगाए गए फील्ड के समानुपाती है। तो समानुपाती चिन्ह हम हटाते हैं तो ये एक अल्फा हम यहाँ लिखते हैं, जहाँ अल्फा क्या कहलाती है, परमाणुीय ध्रुवणता कहलाती है। तो अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी अपॉन ई भी लिख सकती हूँ। अगर ई को मैं 1 कर दूँ तो अल्फा इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो इसका मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र जब मैं रखती हूँ तो उसमें जो उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके बराबर होगा, परमाणुीय ध्रुवणता के बराबर होगा। अब समदैशिक माध्यमों के लिए तो ये एक वेक्टर होता है, लेकिन विषमदैशिक माध्यम के लिए क्या कहलाता है, एक प्रदिश का रूप ले लेता है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु ले रहे हैं और उसकी परमाणुीय ध्रुवणता का मान मैं ज्ञात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक परमाणु है जिसकी त्रिज्या क्या, हाइड्रोजन परमाणु है, ये आप जानते हैं, वो एकल ही उसमें एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है। तो यहाँ पर एक नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली है, परमाणु की ए मान ली है। उदासीन है जब तो पॉजिटिव का सेंटर नेगेटिव का सेंटर एक ही स्थान पर है। अब हमने क्या किया, इस पर एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो पॉजिटिव का सेंटर नेगेटिव के सेंटर से अलग हो जाएगा, यानी इसका ध्रुवण हो जाता है। तो मान लिया पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर के बीच कितनी दूरी क्रिएट हो गई, बी दूरी। तो अगर इन दोनों के मध्य दूरी बी क्रिएट हो गई तो अब पहले हमने इसको ए त्रिज्या का गोला माना है। तो जो पूरा आवेश पहले पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर एक जगह होने की वजह से पूरा आवेश समान रूप से वितरित था, तो परमाणु कैसा था, उदासीन था। लेकिन जब हमने इस पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया और पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर
बिखर गया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो बी त्रिज्या का गोला है, जो बी यहाँ पर इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस दूरी पर कुल कितना आवेश आ रहा है। तो उस आवेश का मान निकालने के लिए हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि आवेश घनत्व कितना है इसका, आवेश बटे आयतन। पहले कितना आयतन था, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई ए क्यूब था। लेकिन अब किस में हम आवेश निकालना चाहते हैं, बी वाले त्रिज्या के गोले में निकालना चाहते हैं, इसलिए हो जाएगा 4/3 पाई बी क्यूब, यानी डी क्यूब का मान हो जाएगा ई बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो इस तरह से हम विस्थापित होने पर कुल कितना आवेश आ जाता है उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो आवेश का मान जब मुझे मालूम है तो इस आवेश के मान को मैं क्या कर सकती हूँ, दूरी से इस आवेश के कारण जो क्या हम जानते हैं कि एक बल भी लगेगा, और बल लगेगा तो उस बल का मान, क्योंकि पॉजिटिव का सेंटर जब नेगेटिव के सेंटर से अलग हो जाएगा तो एक बल भी लगेगा, और उस बल का मान हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कूलाम के नियम से हम दे सकते हैं। तो जो पॉजिटिव सेंटर पे आवेश था वो तो E था, नेगेटिव सेंटर जब विस्थापित हुआ तो कितना आवेश आ गया, ई बी क्यूब अपॉन ए क्यूब आ गया, और 4πε0 यानी K का मान क्या होता है 4/1/4πε0। तो ये आवेश Q1 Q2 के मान रख दिए, और जो दूरी है उनके मध्य वो कितनी है, B है, तो इसलिए B का स्क्वायर कर दिया। तो जो ऋणावेश विस्थापित जो ऋणावेश हुआ उसके कारण जो नाभिक पे बल लगेगा, विस्थापित ऋणावेश हमने कितना मान लिया, कितना हो रहा है ई बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, अभी अभी हमने ज्ञात किया है। तो इसलिए जो नाभिक पर बल लगेगा उसका मान कितना हो जाएगा, E²B अपॉन 4πε0 ए क्यूब। और ये बल हम अच्छे से समझते हैं किसके बराबर होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश पे बल लगता है तो वो ई आवेश और इंटू विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, इसलिए ये इंटू ई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नाभिक का आवेश ई है और विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र गुणा करेंगे तो ई इंटू ई का मान ये होना चाहिए। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान जो मुझे मिल जाता है वो कितना हो जाएगा, ई बी अपॉन 4πε0 ए क्यूब। और यहाँ ई बी को अगर मैं देखूँ तो आपके पास जो विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वो कितना बनेगा, ई इंटू बी के बराबर होगा, इसलिए ई इंटू बी किसके बराबर हो जाएगा, 4πε0 ए क्यूब ई के बराबर हो जाएगा। और इससे यहाँ अगर मैं देखूँ 4/3 पाई यानी ऊपर नीचे 3 से मैंने गुणा कर दिया है, तो यहाँ पर आपके पास 4/3 पाई ए क्यूब क्या बन जाता है, गोले का आयतन, और 3ε0 ई बन जाएगा, वो हमने एज इट इज रख दिया। तो पी का मान हो गया 3ε0 ई इंटू वी, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू आपके पास ई होता है, इसलिए 3ε0 वी क्या हो गया, परमाणुीय अल्फा का मान हो गया, क्योंकि पी इज प्रोपोर्शनल टू ई अभी अभी हमने डेफिनेशन दी है। इसलिए इस ई को मैं पृथक कर दूं तो अल्फा का मान क्या मिल जाता है मुझे, इन दोनों की तुलना से 3ε0 वी के बराबर। तो ये है हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुीय ध्रुवणता का मान जो हमने अपनी कैलकुलेशन की उस आधार पर मुझे मिला है, जबकि वास्तविक जो क्वांटम गणनाएं हैं उसके अनुसार अल्फा का मान कितना मिलता है, 9/2 A0 क्यूब के बराबर मिलता है। तो ये थोड़ा सा अंतर रहेगा। और अल्फा का जो मात्रक अगर मैं देखती हूँ तो वो क्या मिलता है, कूलाम, यहाँ हमने देखा है कि P अपॉन ई होना चाहिए, और P का मान होता है कूलाम इंटू मीटर, ई का मान न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसलिए इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो अल्फा का मात्रक मुझे क्या मिल जाता है, फैरेड पर मीटर स्क्वायर, और साधारणतः हम इसे किससे व्यक्त करते हैं, मीटर क्यूब से व्यक्त करते हैं। और कुछ यहाँ पर हमने जो आपके पास पदार्थ हैं, हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, उसके यहाँ पर हमने आपको इस परमाणुीय ध्रुवणताओं के मान दिखाए हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि निष्क्रिय गैसों के लिए हम ये पाते हैं कि जो ध्रुवणता के मान हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो क्षारीय पदार्थ हैं, जो अल्कली एलिमेंट्स हैं, उनके लिए ये ध्रुवणता के मान अधिक होते हैं। कारण क्या है कि जो निष्क्रिय गैसें हैं उनकी संरचना दृढ़ होती है, रिजिड होते हैं वो, और रिजिड होने से उनका ध्रुवण आसानी से नहीं किया जा सकता, उनका जब हम पोलराइजेशन नहीं कर सकते आसानी से, तो इसलिए उनकी ध्रुवणता के मान, विद्युतीय ध्रुवणता के मान क्या होते हैं, परमाणुीय ध्रुवणता के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जो एल्कली एलिमेंट्स हैं उनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से कम बल से बंधे होते हैं, तो इसलिए जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो वो आसानी से डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसमें जो एटम्स हैं वो आसानी से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और अगर वो डिस्प्लेस हो जाते हैं यानी पॉजिटिव का सेंटर नेगेटिव के सेंटर से आसानी से डिस्प्लेस हो जाता है, और जब ये डिस्प्लेस हो जाता है उसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, या हम कहें कि विद्युतीय ध्रुवण उनका हो जाता है। तो इस प्रकार से संरचना दृढ़ होने से निष्क्रिय गैसों की ध्रुवणता के मान कम,
और संरचना में जो बंधे क्षारीय संयोजी इलेक्ट्रॉन है, क्षारीय पदार्थों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनको अपने स्थान से डिस्प्लेस करना थोड़ा सा आसान होता है कम बल के कारण, इसलिए उनकी ध्रुवणताओं के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो सामान्यतः ये क्वेश्चन आपके पास कई बार पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि निष्क्रिय गैसों की ध्रुवणता के मान कम और क्षारीय गैसों की ध्रुवणता के मान अधिक होते हैं। या फिर इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय गैसों की संरचना अगर दृढ़ है और क्षारीय पदार्थों की अगर दृढ़ नहीं है तो उनकी ध्रुवणता के मानों की तुलनात्मक अध्ययन बताइए। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।